यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो है आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले तो ये समझेंगे कि आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सही मायने में यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने बना रखा है यहाँ पे अनंत, तो इसमें आवेश जो होते हैं वो अनंत पे रखे होते हैं। और अनंत पे जब स्थित आवेश हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आवेश अगर अनंत पर स्थित होता है तो उनका विद्युत विभव शून्य माना जाता है। अब ये आवेश जो हैं वो अनंत पर स्थित हैं Q1 Q2, तो यहाँ पे इनका विद्युत विभव शून्य है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आप बोलते हैं। इन आवेशों को किसी निर्दिष्ट स्थान पर, जैसे मान लीजिए मुझे ये Q1 को A के ऊपर रखना है और Q2 को इस B के ऊपर रखना है, तो इन आवेशों को अनंत से उसके निर्दिष्ट स्थान ए और बी, जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, इन पर एकत्रित करने में या इकट्ठा करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम इन आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे? अनंत पर स्थित किन्हीं आवेशों को उनके निर्दिष्ट स्थान पर अनंत से इकट्ठा करने में, लाने में किए गए कार्य को उन आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। तो इसको लिखिए आप लोग, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या है? अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित आवेशों को अनंत से उनके निर्दिष्ट स्थान, निर्दिष्ट स्थान पर लाने में किए गए कार्य, लाने में किए गए कार्य को उन आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। अनंत पर स्थित आवेशों को अनंत से उनके निर्दिष्ट स्थान पर लाने में किए गए कार्य को उन आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। अब अनंत पर स्थित आवेश है, वहां से कोई निर्दिष्ट स्थान दिया रहता है। निर्दिष्ट स्थान कैसे दिया रहेगा? तो जो मैंने आपको बताया, कोई बिंदु दिया रहता है, वो अनंत से वहां पे आप लाएंगे, और अनंत से जब वहां पे लाएंगे तो जो आपको कार्य करना पड़ेगा उसी को हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसको अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे कि अनंत पर मान लेते हैं दो कोई आवेश रखा हुआ है और कोई बिंदु हमें दिया गया है कि वहां पे उसको ला करके आपको रखना है, तो उस बिंदु पे रखेंगे और उसमें जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसी को स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे किसका? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो मान लेते हैं इसमें हम लोग फिगर बनाएंगे, और वही जो मैंने बनाया है आपको बताया कि कोई आवेश जो है अनंत के ऊपर स्थित है। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई आवेश अनंत पर स्थित है, उसको कहाँ लाना है? तो
मान लेते हैं कि ये आपका कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है ना। और इनके ऊपर और इनके ऊपर आवेश को अनंत पे रखे आवेश को यहाँ पे लाना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अनंत के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है Q1 एंड Q2, और Q1 को हमें इकट्ठा करके इसके ऊपर लाना है, A के ऊपर लाना है, और Q2 को B के ऊपर लाना है, ठीक है ना। इस Q2 को यहाँ से B के ऊपर लाना है। तो मतलब ये है कि हमारा जो आवेश है वो अनंत पर है और अनंत से हमें इस पॉइंट पे लाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अनंत पर स्थित आवेश को Q1 Q2 को उनके निर्दिष्ट स्थान A तथा B के ऊपर लाना है। अब मान लीजिए कि हमने जो फिगर बनाया है इसमें A और B के ऊपर तो हमें इकट्ठा करना है, तो इसको पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है उसका लिख लेते हैं। जैसे माना कि दो आवेश, ठीक है, अनंत पर दो आवेश Q1 एवं Q2 अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, ठीक है, जिन्हें निर्दिष्ट स्थान क्रमशः A तथा B पर लाया जाना है, ठीक है ना। बिंदु A तथा B के बीच की दूरी R है, ठीक है, तथा ये दोनों बिंदु मुक्त आकाश, फ्री स्पेस या वैक्यूम कर सकते हैं, मुक्त आकाश अथवा निर्वात में स्थित है, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है अगर, तो हमें क्या करना है, आवेश Q1 को उठा करके A के ऊपर लाना है। तो लिखेंगे देयरफॉर आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, अगर इसको आप बोलते हैं W1, ठीक है ना, या WA भी कह सकते हैं। आपको लिखना है कि A के ऊपर लाने में किया गया कार्य, तो WA लिख सकते हैं। तो WA क्या हो गया, अनंत से ला रहे हैं A के ऊपर। तो ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पे आप जब भी कार्य निकालते हैं, जब भी वर्क निकालते हैं, तो जिस चार्ज को लाते हैं किसी बिंदु के ऊपर, उस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस बिंदु के विभव से। तो अनंत पर तो विद्युत विभव 0 है, ए के ऊपर विद्युत विभव कितना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर अनंत से किसी आवेश को ए के ऊपर लाएंगे तो ए का जो विभव होगा वही विभव दोनों बिंदु के बीच का डिफरेंस भी होगा, क्योंकि अनंत के ऊपर 0 माना गया है। और हमने जब एक बिंदु के विद्युत विभव को परिभाषित किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसका, और जिस आवेश को लेके आते हैं
उनका अनुपात उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। मतलब यहाँ पे तो विद्युत विभव शून्य है, अब यहाँ का विद्युत विभव किसके कारण होगा, तो यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र होगा तब, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जब होता है तो आपको पता है कि किसी न किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में अगर वो बिंदु है तो वहां पे विद्युत विभव का मान होता है। तो यहाँ तो हमने कहीं नहीं लिखा है कि विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है, इसका मतलब यहाँ पे इस बिंदु का कोई विभव नहीं है। अगर पहले से विद्युत क्षेत्र होता, जैसे आपको पता है कि कोई आवेश मान लीजिए यहाँ पे है, कोई आवेश है +q, तो इसके चलते विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की दिशा में। और आपको ये भी पता है कि इस बिंदु का विद्युत विभव होता है, इस बिंदु का भी विद्युत विभव होता है। क्यों? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होता है। तो विद्युत विभव हमेशा, जो विद्युत विभव होता है उसके घटते क्रम में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होती है। दूसरी बात ये भी है कि ये आवेश है, तो आवेश से नजदीक जो बिंदु है वहां पे विद्युत विभव का मान ज्यादा होता है। अगर ये वाली दूरी है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, तो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई, अगर इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपका ओ से ए है तो Q/OA। उसी तरीके से इस बिंदु का विद्युत विभव कितना है, तो OB हो जाएगा 1/4πε0 Q/OB। तो क्या दिख रहा है, ये दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा, बी का विद्युत विभव कम हो जाएगा, ए का विद्युत विभव ज्यादा होगा। तो विद्युत विभव के घटने की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। ऐसे भी समझ में आता है कि विद्युत क्षेत्र अगर है तो विद्युत विभव भी होगा, है ना वहां पे। तो कहने का मतलब है कि विद्युत विभव अगर है तब विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, इसका मतलब विद्युत विभव, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र नहीं है, पहले से एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, हमने यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पे बाहरी क्षेत्र कोई नहीं है, और बाहरी क्षेत्र नहीं होने के कारण यहाँ पे आपको जब इसको लाएंगे तो उस बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध कोई बल नहीं लगेगा। मतलब बाहरी क्षेत्र अगर वहां से होगा, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो विद्युत क्षेत्र अगर है यहाँ पे उपस्थित, तो आप इस आवेश को जब लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाएगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो आपको आपके चार्ज के ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। आपको पता है विद्युत क्षेत्र किसी भी धन आवेश पे अपनी ही दिशा में बल लगाता है, ऋण आवेश पे अपनी दिशा के विरुद्ध बल लगाता है। इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र रहता तो इसके ऊपर बल लगता, तो हम इसको अनंत से उठा के लाते तो हमको उस विद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो कोई विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित नहीं है, तो इस आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य WA बराबर 0 होगा। ठीक है ना। अब क्यों 0 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, चूंकि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र, जिसको आप ई से डिनोट करते हैं, उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, Q1 को यहां से उठा करके ए के ऊपर लाके रख दिया, तो ये Q1 को हमने रख दिया। ठीक है, इसमें हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। अब इसको रखने के बाद अब दूसरे को यहाँ से उठा के ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से लाएंगे। तो Q1 को ला के रखे यहाँ पे, अब Q2 को लाएंगे यहाँ पे। तो Q2 को B के ऊपर जब लाएंगे तो क्या यही सिचुएशन है जो पहले था, यही स्थिति है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। Q1 को जैसे ही आपने यहाँ पे लाया तो आपको ये वाला जो चार्ज है क्या किया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर दिया। मतलब इसके चलते यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, और विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया तो इसके चलते अगर ये धन आवेश है तो धन आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होगा। तो इस आवेश को जब लाएंगे तो इसके ऊपर इसे, मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है, बल लगा देगा, और तब आप जब लाएंगे तो इसको उस बल के विरुद्ध लाना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा।
ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब इस चार्ज के चलते यहाँ पे विद्युत विभव भी होगा, जो आप पढ़े हैं। तो ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे विद्युत विभव पैदा कर देगा। आपको इस चार्ज को, जो Q2 है, इसको कहां से, अनंत से लाना। अनंत पे विद्युत विभव का मान क्या है, शून्य है, तो शून्य से इस विभव पे लाना पड़ेगा, जिसका VV मान कर सकते हैं। तो दोनों चार्ज को और दोनों जो विद्युत विभव है, इन दोनों को अगर आप गुना कर देंगे तो इस बिंदु का वर्क डन निकल जाएगा। मतलब वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो इस बिंदु तक इस आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इस आवेश का और इस बिंदु के विभव का गुणनफल होगा। तो विद्युत W बराबर क्यू भी पढ़ा आपने। तो W बराबर क्यू भी होने का क्या मतलब है कि आवेश को विभव से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो चार्ज, हमारा जो वर्क है वो निकल जाएगा। तो वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाएंगे और इस बिंदु का विभव पता होना चाहिए। तो इस बिंदु का विभव कैसे निकालेंगे, तो ये आवेश है, इस आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु का विद्युत विभव निकालने के लिए आपको पहले से सूत्र पता है कैसे निकालते हैं, 1/4πε0। और हमने पहले लिखा है कि ये दोनों बिंदु कहाँ स्थित हैं, तो निर्वात में। तो K जो जिसको परावैद्युतांक बोलते हैं, निर्वात के लिए 1 होता है, तो 1/4πε0 केवल हो जाएगा। अब चार्ज लेते हैं Q1 डिवाइडेड बाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये, तो लिखेंगे आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव का मान, उत्पन्न विद्युत विभव का मान, उत्पन्न विद्युत विभव का मान। तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में सीख चुके हैं कि V एट अगर हम निकाल रहे हैं B, तो ये होता है किसका, चार्ज के चलते, तो Q1 के चलते। और कहाँ पे, तो इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे विभव कैसे निकालते हैं, 1/4πε0, जो चार्ज है वो लिखते हैं प्लस माइनस के साथ। तो Q1 है आपका, Q1 आवेश, धनावेश है, और बटा दोनों के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी जो दोनों को जोड़ने वाली रेखा है, तो VB ये हो गया आपका। और अब आप आवेश Q2 को ला रहे हैं इस विद्युत विभव के ऊपर, मतलब बिंदु A के कारण आपका बिंदु B के ऊपर, ये बिंदु A है, इसके कारण बिंदु B पर विद्युत विभव पैदा हो गया। और इस विद्युत विभव के ऊपर आप इस आवेश Q2 को अनंत से उठा के ला रहे हैं इसके ऊपर। तो आपको कार्य करना पड़ेगा W बराबर QV, मतलब Q2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो VB है उसको कर देंगे, तो हमको B के ऊपर Q2 को लाने में किया गया कार्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखे हैं यहाँ पे, देयरफॉर आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अगर इसको WB बोलते हैं, अनंत B भी लिख सकते थे, अनंत B ऐसे, ठीक है ना, अनंत से B। हमने वहां पे A लिखा था, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं अनंत से B, यहाँ भी अनंत से A कर लीजिए, एक ही बात है। तो हमने ऊपर सेंटेंस में लिख ही दिया है, तो आप नोटेशन कैसे करते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नोटेशन में आप W1 W2 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अनंत से B तक लाने में, तो मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एट B, जिस बिंदु पे ला रहे हैं और जिस चार्ज को ला रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य माना गया है। तो शून्य से कहाँ लाए थे, B के ऊपर। तो हमने कहा था कि अनंत से जब किसी बिंदु पे लाते हैं तो वो विद्युत विभवांतर वही हो जाता है उस बिंदु का, क्योंकि अनंत पे शून्य है। तो यहाँ से VB इंटू Q हो जाएगा, और यहाँ से निकल गया W अनंत B इज इक्वल टू VB का मान है 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R और इंटू Q। ये आ गया W अनंत B
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। तो क्या दिख रहा है आपको, ये जो वर्क है ये इतना आया, देयरफॉर टोटल वर्क, ठीक है ना, कहने का मतलब उन आवेशों को, है ना, आवेशों को बिंदु ए तथा बी पर एकत्रित करने में, आवेशों को बिंदु ए तथा बी पर एकत्रित करने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, एकत्रित करने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो इसको आप कुल कार्य निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, W अनंत से A तक लाए थे पहले, फिर अनंत से B तक लाए थे। जो आपका वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल जोड़ देते हैं, जैसे अलजेब्रा में जोड़ते हैं उस तरीके से। वेक्टर रहता है तो वेक्टर को तो आपको सदिश के नियमों के द्वारा उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका अदिश राशि है और अदिश राशि को हम सिंपल जोड़ देते हैं, और ये आ गया आपका, ये तो 0 हो गया, और ये वाला आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जोड़ जोड़ दिया आपने तो कितना वैल्यू आएगा टोटल, तो 0 प्लस ये आ रहा है, तो यही हो गया, देयरफॉर W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, ये आ रहा है, ठीक है ना। और इसी को संचित स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ये जो वर्क डन है, चूंकि किए गए कार्य W को स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको कैपिटल बड़े वाले U से संकेत करते हैं, ठीक है ना, कही जाती है। देयरफॉर, इसलिए, ठीक है ना, देयरफॉर कही जाती है, देयरफॉर U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा। मतलब क्या है, दो आवेश अगर आपको इकट्ठा करना है अनंत से, है ना, दो बिंदुओं के ऊपर जो निर्दिष्ट बिंदु है जहां पे आपको कहा जाएगा, और उनके बीच की दूरी अगर R है, तो उनको वहां पे इकट्ठा करने में जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उनके अंदर संचित हो जाती है, वो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R है। फिर ध्यान रखना है कि ये जो आपका ऊर्जा होता है, मतलब जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है या कोई भी ऊर्जा होती है, वो अदिश राशि है, और ऊर्जा अगर अदिश राशि है तो इसमें इस आवेश को प्लस माइनस के साथ लेंगे। अगर आवेश धन आवेश होगा तो धन आवेश का प्लस साइन जो होता है उसके साथ लेंगे, अगर ऋण आवेश है तो माइनस साइन के साथ लेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी को उसके साइन के साथ लिया जाता है, उनमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने दो आवेश लिया है, धन आवेश लिया है, तो धन आवेश अगर दोनों होगा तो दोनों को लिखेंगे प्लस के साथ, अगर दोनों ऋण आवेश होगा तो दोनों को माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। एक प्लस एक माइनस होगा तो एक प्लस एक माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान रखना है, उसके साइन के साथ, चिन्ह के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आया आपका। मतलब क्या है, इसको अगर शॉर्ट में आप समझिए तो मतलब क्या है, ये तो अनंत से लाने में हमने जो उसको डिफाइन किया तो निकाला, लेकिन सही मायने में क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो इस सिस्टम का
इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपसे ये पूछेगा। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आपसे पूछ रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। और आपको पता है कि ये इसका स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब है इन दोनों चार्ज को अनंत से लाया गया होगा। लेकिन आपको उतना अब नहीं निकालना है, आपको पता चल गया कि अनंत से लाया होगा, यहाँ इकट्ठा किया होगा, लेकिन जब लाने के बाद जो टोटल वर्क डन किया गया है वो किसके इक्वल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज होता है उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच का लेते हैं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं बस। और ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका एसआई यूनिट जूल होगा। तो ध्यान रखिएगा एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्थिर वैद्युत ऊर्जा कैसी राशि है, तो एक तो जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मतलब यू का एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक किसका, यू लिख देते हैं, यू का एसआई मात्रक, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जे से संकेत करते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन अगर पूछेगा, डायमेंशन क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, तो जूल आपका है, जूल कहाँ से आता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस से, है ना, आपने पढ़ रखा है कैसे भाई, तो W बराबर एफ इंटू वर्क बराबर होता है क्या, न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया न्यूटन इंटू ये वर्क मतलब जूल बराबर न्यूटन हो गया एफ के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो विस्थापन है उसके लिए मीटर हो गया। न्यूटन का पिछले भी क्लास में बताए थे कि जो डायमेंशन होता है MLT-2 होता है, मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मीटर के लिए L लिखते हैं, तो ये आपका हो गया ML2T-2, अदिश राशि है, इसलिए जो भी इसके अंदर आपको एनर्जी निकालने कहता है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब यही आपसे पूछ दे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालो, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम दे दे और बोले कि ये जो है यहाँ पे एक चार्ज है Q1 इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे दे दे Q2 इज इक्वल टू +6 माइक्रोकूलम, और ये दोनों के बीच की दूरी दे दे 2 मीटर, और पूछे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ है, तो एयर में स्थित है, हवा में स्थित है ना, तो हवा में अगर स्थित है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है आपका के हवा के लिए भी 1 ही लिया जाता है, तो यहाँ पे के जो है वो 1 है हवा के लिए। फिर Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे Q1 Q2 फॉर्मूला है, Q1 कितना है तो -3 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, तो माइनस के साथ लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁶। तो जो प्लस है उसको प्लस के साथ लिखेंगे, जो माइनस है उसको माइनस के साथ लिखेंगे। Q1 का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और डिवाइडेड बाई R, R कितना है तो 2 है। अब इसका मान आपको पता है, K का वैल्यू तो 1 है, K इज इक्वल टू 1 करीब करीब होता है हवा के लिए, तो ये फॉर एयर या कह सकते हैं हवा में, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है, और इधर हो गया इंटू माइनस हो जाएगा तो माइनस बाहर ले लेते हैं, 6 3 18 हो गया इंटू 10⁻12 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 2 से ये 9 कट गया, तो हो जाएगा आपका 9 9 81, तो -81 इंटू 10⁻³ हो गया, और इसको -8.1 बोलेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा सर।
पावर 1, क्योंकि 81 है तो आप 8.1 करेंगे तो 10 लिखा जाएगा, एक इसका पावर घट जाएगा, तो मतलब -8.1 इंटू 10⁻²⁻² जूल ये आएगा। तो हमने क्या किस लिए ये क्वेश्चन बताया है यहाँ पे कि ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 6 लिखा है हमने यहाँ पे, माइनस है तो -3 लिखा है, ठीक है। और ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो माइनस में एनर्जी जब भी आती है, एनर्जी खास करके पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जब भी आती है, इसका मतलब है वहां पे आकर्षित बल लग रहा होगा। तो आकर्षित बल जब भी लगता है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आकर्षित बल का मान आकर्षित सॉरी अगर दो आवेशों के बीच आकर्षित बल लग रहा है तो उनका जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी दो आवेश के बीच आकर्षित बल लगता है, मतलब एक आवेश धन आवेश होगा, एक आवेश ऋण आवेश होगा, तो उनका स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है। ये -8.1 जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो -8.1 मतलब माइनस में आता है, ध्यान रखिएगा। उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि अगर किसी आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि उन आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो आकर्षित बल लग रहा है। और आकर्षित बल लग रहा है तो ऐसे भी समझ में आ रहा है आपको कि आप इसको अनंत से लेके आएंगे तो लाना नहीं पड़ेगा आपको। इसको अगर आप उठा के ला रहे हैं अनंत से तो आपको लाने की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको जब लाएंगे तो ये खुद ही इसको आकर्षित कर लेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आपको लाने की क्या जरूरत है, ये खुद ही आ जाएगा। जैसे मैंने गुरुत्वाकर्षण बल में बताया था कि आप कहेंगे छत के ऊपर से हम किसी और वस्तु को ला रहे हैं, लाने की कोई जरूरत नहीं, आप गिरा दीजिए अपने आप आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। उसी तरह की बात यहाँ पे है कि अगर कोई आकर्षित बल लगता है तो हमें लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आता है। मतलब निकाय खुद काम करता है और इसीलिए निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है और इसीलिए वो ऋणात्मक दिखता है, ठीक है। तो ये आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा है जब बाहरी क्षेत्र वहां पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। एक कराएंगे आपको, बाहरी विद्युत क्षेत्र अगर उपस्थित है तब, ठीक है ना। तो आगे वाले वीडियो में हम यही बताएंगे कि दो आवेश अगर रखे हुए हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, उनको लाना है। दो आवेश कहाँ रखे हुए हैं, फिर से अनंत पे रखे हुए हैं, उनको लाना है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के ऊपर ला करके इकट्ठा करना है। तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब तब उसका जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कितना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से फिर से। आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसा उम्मीद है कि इसका लाभ उठा रहे होंगे, और मन लगा के पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। और साथ साथ अगर पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। मैंने हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए कोशिश की है बनाने के लिए इसको, मतलब वीडियो को, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके यूट्यूब चैनल पे है ज़्यादा अच्छा। तो देखिए, इसका लाभ उठाइए और लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।